हेलो एवरीवन, मैं बीना भट्ट आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इतिहास अध्ययन में। आप सभी सब्सक्राइबर व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि लास्ट वीक से हमारा 3 डे एंशिएंट हिस्ट्री, 2 डे मिडल हिस्ट्री और 2 डे मॉडर्न हिस्ट्री से, तो आज मंडे है और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हमारा एंशिएंट हिस्ट्री से रहेगा मॉक टेस्ट। तो आज का जो मॉक टेस्ट है हमारा वो भारत पर विदेशी आक्रमण। तो आप जानते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो यूनानी हखामनी वंश के शासकों ने और उसके बाद सिकंदर ने आक्रमण किया, तो उसी पर आधारित हमारा मॉक टेस्ट है। तो आइए हम लेट न करते हुए आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज के मॉक टेस्ट का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत पर सबसे पहला आक्रमण किसने किया। क्वेश्चन है, भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया। आपके सामने ऑप्शन है ईरानियों ने, यूनानियों ने, अरबों ने। तो इसका सही उत्तर है आपका ईरानियों ने। यहाँ ईरानियों दिया है, पारसियों को भी ऐसे लिख सकता है, या आपके सामने या वहाँ का जो शासक था उस वंश का जिसने आक्रमण किया, हखामनी वंश भी लिख सकता है। तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले यहाँ जैसे क्वेश्चन ऑप्शन है तो ईरानी, यूनानी, अरबों ने दिया है। वहाँ के वंश से भी संबंधित दे सकता है, उस वंश के नाम से, और ईरानी या पारसिक भी लिख सकता है इसमें। तो इसका सही उत्तर है आपका ईरानियों ने। और ये ईरानी जो थे आक्रमण करने वाले वो कौन थे, हखामनी वंश के थे, और इसके शासक जो थे, संस्थापक इस वंश के, तो हखामनीस थे, और इसी कारण जो है इस वंश का नाम हखामनी वंश पड़ा। और इसकी जो राजधानी थी तो पर्सिपोलिस थी, और इसका जो पहला शासक था वह था साइरस, और उसी के समय में इसका कहते हैं भारत पर पहला आक्रमण हुआ था। और इसकी जानकारी हमें तत्कालीन जो ग्रंथ थे, यूनानी ग्रंथ हैं या बाद के यूनानी ग्रंथ हैं जैसे स्ट्रैबो, प्लिनी, इनके और हेरोडोटस के अनुसार से ज़्यादा हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। इस साइरस के द्वारा जो आक्रमण किया गया हखामनी वंश द्वारा, तो उसकी जानकारी हमें हेरोडोटस के द्वारा ज़्यादा मिलती है। और यहाँ पे देखें तो हेरोडोटस के ही अनुसार ईरानी सम्राट साइरस ने पूर्वी देशों की विजय की थी, जिसमें कि गांधार भी सम्मिलित था। वही जगह पे प्लिनी कहता है कि कपिशा जो कि अफगानिस्तान का उस समय वर्तमान समय में नाम, तत्कालीन समय में नाम था, तो उसको उसने नष्ट कर दिया था, किसने, साइरस ने। तो इसी तरह से स्ट्रैबो की मान्यता है कि साइरस की इस युद्ध का विचार ही छोड़ देना पड़ा, उसने युद्ध ही नहीं किया और केवल 7 व्यक्तियों के साथ काबुल घाटी से बचकर भाग निकला। किंतु वहीं टेसियस ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारतीयों के साथ युद्ध में लगे घाव से ही साइरस की मृत्यु हुई थी। यहाँ पे अब साइरस का नाम 2 चीज़ें आ सकती हैं, या तो कुरूस लिखा होगा या साइरस, दोनों उसी का नाम था। और वह हकमानी वंश का पहला शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया। और इसका शासनकाल क्या था, तो 558 ईसा पूर्व से 530 ईसा पूर्व था। तो इसकी जानकारी जो है हमको इसी तरह से टेसियस, स्ट्रैबो, प्लिनी और हेरोडोटस के ग्रंथों से मिलती हैं। अब तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बेहुस्तून, पर्सिपोलिस एवं नक्शी ही रुस्तम अभिलेख किस हखामनी शासक का है। यहाँ पे आपसे 3 अभिलेख का नाम दिया है, बेहिस्तून, पर्सिपोलिस एवं नक्शी रुस्तम। और यहाँ पूछा है कि यह अभिलेख किस हखामनी शासक के हैं। आपके सामने ऑप्शन है साइरस, दारेहवहु या जर्सिस। तो इसका सही उत्तर है आपका दारेहवहु। अब यहाँ पे क्या है कि आप दारेहवहु, इसका नाम आपको डेरियस भी मिलेगा, दारा भी मिलेगा, जिसका शासनकाल था 522 ईसा पूर्व से लेके 486 ईसा पूर्व। और यहाँ पे देखें कि जैसे 3 अभिलेखों का नाम दिया है, बेहिस्तून, पर्सिपोलिस, नक्शे रुस्तम। तो यहाँ बेहिस्तून से तो उसके बारे में जो उसके अभिलेख में 23 देशों की सूची का नाम है, जो उसने विजय की थी या शासनकाल उसके राज्य के अंतर्गत आते थे, उसमें भारत का नाम नहीं है। किंतु अंतिम 2 अभिलेख जो है पर्सिपोलिस एवं नक्शे रुस्तम, तो पर्सिपोलिस जिसका अभिलेख का उसमें डेट है वो है 518 ईसा पूर्व से लेकर 515, और नक्शे रुस्तम का जो डेट है तो अभिलेख के, तो वो है 515 ईसा पूर्व। और इन दोनों में क्या है, भारत के बारे में जानकारी मिलती है। और इसी अभिलेख में क्या कहते हैं, वर्णित है कि उसने क्या है कि 1516 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया और पंजाब एवं सिंध को
जीत लिया। तो ये अगर बेहिस्तून आ जाए ऑप्शन में दे दिए कि किससे किससे कूट में बना दे, तो उससे तो नहीं पता चलता है, किंतु पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम से हमें पता चलता है कि उसने भारत पर आक्रमण किया और पंजाब एवं सिंध को जीत लिया था। और पंजाब एवं सिंध जैसे क्षेत्रों को जीतने वाला पहला शासक दायरे बहु था, जिसको डेरियस भी कहा जाता है, दारा भी कहा जाता है। किंतु अगर गांधार क्षेत्र देखें या प्लिनी के अनुसार कपिशा अफगानिस्तान उस समय का देखें, भारत के अंतर्गत पश्चिमी जो प्रांत हुआ करते थे, तो उस पर आक्रमण करने वाला पहला शायरस था। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर कि बेहिस्तून, पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम अभिलेख, दायरे बहु। यहाँ पे आपको बता दिया जैसे कि डेरियस भी हो सकता है, दारा भी हो सकता है इस नाम का, तो ये सही है। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? किसके अनुसार गांधार यूनानियों के विरुद्ध लड़ाई में भारत को सैनिक एवं सामान की आपूर्ति करता था? आपके सामने ऑप्शन है एरियन, निरियाकस, हेरोडोटस। तो यहाँ पे जो इसका सही उत्तर है वो आपका है हेरोडोटस। अब हेरोडोटस जो कि जिसके अनुसार हमें पता चलता है कि गांधार जो था यूनानियों के विरुद्ध लड़ाई में भारत को सैनिक और सामान की आपूर्ति करता था। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि हेरोडोटस उस समय के भारतीय सैनिकों की वेशभूषा के बारे में बताता है। तो उसके अनुसार भारतीय सैनिक जो थे सूती वस्त्र पहनते थे, बेंत और धनुष रखते थे, भालों और लोहे के बाणों से सुसज्जित होते थे। इसी तरह से आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि यूरोप की भूमि पर युद्ध करने वाले प्रथम भारतीय सैनिक कौन थे? तो यही गांधार के सैनिक थे। और इनको अपनी सेना में सम्मिलित किसने किया था? तो जो है हखामनी वंश का शासक जरसिस था, उसने गांधार के जो सैनिक थे उन्हें अपने सेना में सम्मिलित किया था, यूनानियों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई में शामिल किया था। क्योंकि उस समय ये गांधार के जो सैनिक थे वो काफ़ी प्रसिद्ध थे युद्ध के लिए और बहुत ही फुर्तीले, बहुत ताकतवर माने जाते थे। तो उसने क्या किया कि गांधार के सैनिकों को अपनी फौज में शामिल किया था यूनानियों को विरुद्ध में। किसने शामिल किया था? तो हखमनी शासक जरसिस ने। और यह सब हमें किससे जानकारी मिलती है? हेरोडोटस की वजह से। तो अगर ऐसे आपके सामने दे दें कि ऐसे आपको स्टेटमेंट बना के दे दे ये कि ऐसे ऐसी बातें जानकारी, और उसमें दे देगा कि किसके द्वारा हमें ये जानकारी मिलती है, तो ये हेरोडोटस के अनुसार। और पूछ ले कि यूरोप की भूमि पर युद्ध करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो वहाँ पे 4 राज्य आपको हो सकता है गांधार दे दे और उससे संबंधित जो पश्चिमी प्रांत के थे उनसे दे दे, तो वहाँ पे आपका होगा गांधार के। हाँ, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किस इतिहासकार के अनुसार सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कुल 28 राज्य थे, जिनमें 11 राजतंत्र और 17 गणराज्य थे? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस इतिहासकार के अनुसार सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर पश्चिम, यहाँ आप देखिए नोटिस करिएगा कि पूरे भारत की बात नहीं, उत्तर पश्चिम में कुल 28 राज्य थे। ये उन्होंने बताया कि 28 राज्य थे, उसमें बताते हैं कि 11 राजतंत्र और 17 गणराज्य थे। तो किस इतिहासकार के अनुसार है? तो आपके सामने ऑप्शन है डी कौशाम्बी, हेमचंद्र राय चौधरी और रोमेश चंद्र दत्त। तो इसका सही उत्तर है आपका हेमचंद्र राय चौधरी। और हेम राय चंद्र चौधरी जी से एक संबंधित है कथन कि आपके सामने आ जाए कभी एग्जाम में कि यह कथन किसका है। ऐसे आपसे पूछ लेगा कि यदि पूर्वी भारत में उग्रसेन महापद्म मगध के सिंहासन पर चंद्रगुप्त मौर्य का अग्रज रहा, तो पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर उसका अग्रदूत था। किसका अग्रदूत था? तो यह था, उन्होंने मौर्य साम्राज्य के बारे में कहा कि अगर देखा जाए पूर्वी भारत में उग्रसेन महापद्म मगध के सिंहासन पर चंद्रगुप्त मौर्य का अग्रज रहा, तो पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर उसका अग्रदूत था। यहाँ पे यदि पूर्वी भारत और उत्तरी भारत के संदर्भ में ये राय किसकी है? तो डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी जी की है कि पूर्वी भारत में उग्रसेन महापद्म मगध के सिंहासन पर चंद्रगुप्त मौर्य का अग्रज रहा और पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर उसका अग्रदूत रहा। तो ये क्योंकि जो क्वेश्चन था वो हेमचंद्र राय चौधरी जी से ही संबंधित था, इतिहासकार हैं बहुत माने जाने, तो इसलिए मैंने इसको भी क्वेश्चन में मैंने नहीं बनाया था, पर मैंने इसको इसमें आपको
क्लियर कर दिया कि इस तरह से अगर स्टेटमेंट आ जाए कि यह कथन किसका है चंद्रगुप्त के संबंध में कि यदि पूर्वी भारत में उग्रसेन महापद्म नंद मगध के सिंहासन पर चंद्रगुप्त मौर्य का अग्रज रहा तो पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर उसका अग्रदूत रहा, तो यह कथन डॉक्टर हेमराज चंद्र चौधरी जी का ही है। तो इसी तरह से आप क्या है कि चीज़ों को कनेक्ट करके अगर पढ़ेंगे याद करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात तो थी कि सिकंदर के आक्रमण से उत्तरी पश्चिमी भारत में कुल 28 राज्य थे, 11 राजतंत्र और 17 गणराज्य। यह कथन किस इतिहासकार के अनुसार है, तो ये इससे संबंधित हो गया। उससे संबंधित मैंने आपको एक फैक्ट और भी बताया कि ये उनका कथन है और उसी काल से संबंधित है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। तो आप इसी तरह से जब चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो जो कहा मैंने कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज कर सकेंगे और आपके ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस यूनानी इतिहासकार ने सिकंदर के आक्रमण के समय मैसस दुर्ग का विस्तृत विवरण दिया है। क्वेश्चन क्या है कि किस यूनानी इतिहासकार ने सिकंदर के आक्रमण के समय में मैसस दुर्ग का विस्तृत विवरण दिया है। तो आपके सामने ऑप्शन है कर्टियस, एरियन या निरियाकस। तो आपके सामने ऑप्शन है एरियन भी है, कर्टियस है और निरियाकस भी है, जो कि सभी के सभी क्या है यूनानी इतिहासकार ही हैं। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका एरियन। तो ये जो मैसस दुर्ग का विस्तृत विवरण देता है वह एरियन देता है। अब हम देखते हैं कि मैसस दुर्ग क्या था। अब ये तो था कि अश्वक एक राज्य था जिसको यूनानी इतिहासकारों ने जिसका नाम अस्सा किनोई या अस्पेसियोई नाम से, जैसे कि उनमें नाम चेंज कर देते थे। अब चंद्रगुप्त मौर्य को ही वो सेंडोकोटस कहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने अश्वक राज्य था जिसको उन्होंने अस्सा किनोई या अस्पेसियोई कहा है। और उसी राज्य की जो राजधानी थी वह मसक कहिए या मैसग कहिए दुर्ग था, जिस पर क्या है कि वहाँ पे सिकंदर ने आक्रमण किया और वहाँ के कहते हैं सभी पुरुषों की उसने हत्या कर दी। तो वहाँ की जो रानी थी, अब इतिहास जो यूनानी इतिहासकार वो उनको कहते हैं किल ओफिस, और जिनका नाम था कृपी, मतलब कृपी को उन्होंने किल ओफिस कहा है, के नेतृत्व में जो बची थी महिलाओं ने क्या किया कि सिकंदर पे आक्रमण किया। तो सिकंदर के युद्ध का सामना किया। तो पुरुषों को सिकंदर उसमें क्या हुआ कि जो ये स्वर्गीय रानी जो थी वो जो राजा थे जिनका हत्या कर दिया सिकंदर ने आक्रमण करने के बाद, उन्हीं की राजमाता थी। तो इनके साथ में सभी महिलाओं ने क्या किया कि सिकंदर के खिलाफ अपना युद्ध का जारी रखा और उन लोगों ने अपना क्या कहते हैं बलिदान दे दिया, पर वो पीछे नहीं हटी। और अश्वक जो कि बहुत समृद्ध राज्य था और उसकी राजधानी जो थी वो मैसक थी। तो मैसक दुर्ग जो थी वह किसकी मैसक किसका राजधानी थी, अश्वक राज्य की। और मैसक दुर्ग पर जो ये सिकंदर का आक्रमण था उसका विस्तृत विवरण कौन देता, एरियन। पर यहाँ पे अगर देखें तो ये प्लूटार्क और डायोडोरस जो थे, इनने सिकंदर की इस हृदयहीन कार्य की बहुत निंदा की। उनके अनुसार भी था कि उन्होंने सिकंदर ने क्या किया, जब महिलाएं युद्ध के लिए आई तो उन सारी महिलाओं को भी मार दिया। और तो इस तरह से आपके कई चीज़ें इससे क्लियर होती हैं कि मैसक किसकी राजधानी थी, अश्वक राज्य की थी, जो कि सिकंदर के समय उत्तर पश्चिमी प्रांत का एक राज्य था, गणराज्य था। तो उसके बाद वहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर होती है कि मैं उसका विवरण जो देता मैसक दुर्ग पे आक्रमण का विस्तृत विवरण देता वह कौन देता, एरियन देता है। और जो उसने सारी महिलाओं के मरवा दिया, हत्या करवा दी, तो उसकी निंदा किसने की, तो डायोडोरस और प्लूटार्क ने सिकंदर के इस कहते हैं हृदयहीन कार्य की बहुत निंदा की। और वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको इससे क्लियर होती हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि भारत में सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित किस प्रदेश में महाजनों की एक समिति के साथ 2 राजा शासन कर रहे थे। और अब यहाँ देखिए कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका ये 2019 या 18 में ही आपका नेट JRF एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमें जहाँ तक याद है कि ये 2019 के ही एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, चाहे वो जून का हो चाहे दिसंबर का, लगभग उस जून में ही मतलब पूछा गया है। पर तो
ये तो नहीं कहेंगे, पर मतलब 2019 के ही नेट जेआरएफ में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित किस प्रदेश में महाजनों की एक समिति के साथ दो राजा शासन कर रहे थे। तो यह जो है आपके सामने ऑप्शन है मैसक, पाटल या गांधार। तो यहाँ पाटल इसका सही उत्तर है, पाटल। अब यहाँ देखिए पाटल है, इसको कहीं कहीं पत्तल भी लिखा रहेगा, पलटेन भी लिखा रहेगा, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। तो कहते हैं यहाँ बुजुर्गों की एक सभा थी, कुल वृद्धों की समिति थी, जिसकी सहायता से यहाँ दो वंशानुगत राजा शासन कर रहे थे, और यही सिकंदर की भारत में अंतिम विजय भी थी। पट्टल राज जो था यही सिकंदर के आक्रमण का आखिरी था, और ये भारत में सिकंदर के भारत में अंतिम विजय भी थी। और यहाँ का जो शासक था छत्रप पियून, बाद में जब उसने जीत लिया तो वहाँ का छत्रप उसने पियून को बना दिया, जो उनके समय का एक रहा होगा कोई भाई उनका, तो पियून नाम था, उसको यहाँ का छत्रप बना देता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये क्वेश्चन जो है अभी जैसे पूछा गया, तो उसी तरह से हो सकता है कि सिकंदर के आक्रमण के समय जो जैसे बात हो रही है, आपका मैसक दुर्ग की बात क्वेश्चन आया है, और मैसक दुर्ग का भी क्या कहते हैं क्वेश्चन नेट जेआरएफ में भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन भाई एग्जामिनर आपको बना सकता है एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए आपको जो ज़रूरी मुझे लग रहा है, इम्पॉर्टेंट लग रहा है, उससे संबंधित मैंने पूरी कोशिश की है कि क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट में इंक्लूड करूं, और जो चीज़ें छूट गई हैं तो उसको मैं इसीलिए उससे जो भी संबंधित फैक्ट है उसको मैं इसमें आपको डिस्क्राइब भी कर रही हूँ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे नोट करिएगा कि पूछ क्या रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। अब आप देखिए कि पहले कथन को देखते हैं। गांधार राज्य चिनाब एवं ब्यास नदियों के बीच बसा था। दूसरा आपका स्टेटमेंट है, कथन है कि पूर्व राज्य झेलम एवं चिनाब नदियों के बीच में बसा था। आपका सी स्टेटमेंट है कि मलोई जो कि मालव राज्य रावी नदी के दोनों तट पर मालवों का गणराज्य स्थित था। तो यहाँ पे आपके सामने पूछा क्या है कि कौन सा कथन असत्य है। तो आपका ए ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, आपका असत्य है ये कथन, क्योंकि जो हमारा गांधार राज्य था वह चिनाब एवं रावी नदियों के बीच में बसा था, ना कि ब्यास नदी। तो यहाँ पे क्या है कि पहला तो देखिए आपको पूछ रहा है जो गांधार राज्य चिनाब, तो वो तो सही है, पर यहाँ पे साथ में क्या जोड़ा है, ब्यास नदियों के बीच बसा था। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि गांधार राज्य चिनाब एवं ब्यास नदियों नहीं, चिनाब एवं रावी नदियों के बीच बसा था। अब आपके सामने जैसे बी ऑप्शन है कि पूर्व राज्य झेलम एवं चिनाब नदियों के बीच बसा था, यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। फिर आता है मलोई मालो, जो कि उन लोग नाम देते थे इस तरह का, उनके ग्रंथों में इस तरह का नाम मिलता है। मालो जो है रावी नदी के तट पर बसा था, और मालों का दोनों रावी तट के दोनों तटों पर नदी के मालों का गणराज्य स्थित था। तो मालो लोग जो थे क्या थे, तो पहली बात है कि एक गणराज्य थे, यहाँ पूर्व राज्य था तो राजतंत्र था। तो इसी तरह से आपका गांधार था वो भी राजतंत्र था, पर आपका मालो जो था वो गणराज्य था, और रावी नदी के दोनों तटों पर मालों के गणराज्य स्थित थे। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन करेक्ट असत्य है, क्योंकि गांधार राज्य चिनाब एवं ब्यास नदियों नहीं, चिनाब एवं रावी नदियों के बीच बसा था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, किन दो गणराज्यों ने संगठित होकर सिकंदर का प्रतिरोध किया। आपके सामने क्वेश्चन क्या है कि किन दो गणराज्यों ने संगठित होकर सिकंदर का प्रतिरोध किया। अब ऑप्शन है सिवोई एवं पाटल, पाटल एवं क्षुद्रक, मालव एवं क्षुद्रक। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सिवोई जो कि एक गणराज्य ही था, पाटल था तो राजतंत्र था। तो यहाँ पर अगर आपको ये पता है तो आपका ये ऑप्शन वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। फिर आपके सामने आता है पाटल एवं क्षुद्रक। तो आपको अगर पाटक पता है कि राजतंत्र, तो यहाँ भी आप इसको कट कर देंगे, ये भी आपका, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मालव एवं क्षुद्रक। तो मालव और क्षुद्रक दो गणराज्य थे जिन्होंने संगठित होकर सिकंदर के प्रतिरोध का सामना किया। और कहते हैं कि इन दो जब गणराज्यों के सैनिकों ने एक संघ बना लिया, और इस समय क्या था कि जो ब्राह्मण थे उन्होंने लेखनी के बदले तलवार उठा ली। एक कहावत है कि ना कि जब जरूरत पड़े तो आप क्या कहते हैं शस्त्र भी धारण कर सकता है ब्राह्मण। तो उस समय
ब्राह्मणों ने क्या किया कि कलम लेखनी के बदले तलवार उठा ली और लगभग 5000 की संख्या में ब्राह्मणों ने लड़ते लड़ते अपने प्राण दिए। और सिकंदर जो है कि मालवों ने क्या किया, सिकंदर को घायल कर दिया, जिससे क्रोधित होकर सिकंदर ने क्या किया, मालो राज्य के सभी नर नारी एवं बच्चों को मरवा दिया। तो आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि सिकंदर ने अपने आक्रमण के समय किस गणराज्य के या किस राज्य के सभी नर नारी एवं बच्चों को मरवा दिया था, तो आपका मालूम होगा। और आपसे ये से क्वेश्चन पूछ लेता है कि किन दो गणराज्यों ने संगठित होकर सिकंदर पे आक्रमण किया, तो मालव एवं क्षुद्रकों ने। तो यहाँ पे आपके देखिए एक क्वेश्चन है, इससे कई चीज़, एक तो आपका ये क्लियर होता है कि मालव एवं क्षुद्रक जो है वह गणराज्य थे, और दूसरे इन लोगों ने संगठित होकर सिकंदर पे आक्रमण किया। और इसी समय क्या है कि मालव और जो ये क्षुद्रक थे, यहाँ के जो ब्राह्मण थे, इन्होंने लेखनी के बदले तलवार उठा ली और लगभग 5000 ब्राह्मणों ने लड़ते लड़ते अपने प्राण दे दिए। और इन लोगों ने बड़ी वीरता के साथ लड़ी और सिकंदर को घायल भी कर दिया। परंतु सिकंदर क्या है कि क्रोधित होकर इस राज्य के सभी बच्चे नर नारी सभी को मरवा देने का आदेश दे दिया, और मरवा भी दिया उसने, नरसंहार करवा दिया पूरी तरह से। तो इसी तरह से मैंने कोशिश की है कि क्वेश्चन वो बनाऊं जिससे कि एक के साथ हम 4 क्वेश्चन को कर सकें। अब यहाँ पे आपने सिबोई देखा तो ऑप्शन में है सिबोई भी जो था एक गणराज्य था, ये आपका क्लियर हो गया। और मालव था, क्षुद्रक था, ये भी। पर पाटल जो है आपका वह राजतंत्र था। अभी पाटल से संबंधित क्वेश्चन था, जैसे कि पाटल को पत्तल भी लिखा है, कहीं कहीं पाटल भी लिखा है, पलटेन भी लिखा है, तो ये एक ही का नाम है जो कि पत्तल राज था या पाटल राज कहेंगे, और ये राजतंत्र था। अभी इससे संबंधित क्वेश्चन था ना कि कहाँ पे बुजुर्गों की सभा एवं समिति के द्वारा 2 राजा शासन कर रहे थे, तो वो आपका पत्तल ही था। और ये जो आपका पाटल था, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन में, तो पाटल जो था अभी इससे ही संबंधित क्वेश्चन था, उसके अनुसार बताया है कि सिकंदर की यह भारत में जो थी अंतिम विजय थी। तो पाटल राज को सबसे लास्ट में उसने जीता और वो सबसे अंतिम विजय थे उसके। तो इसी तरह से मैं फिर कहूँगी कि क्वेश्चन को है एक दूसरे से जो ऑप्शन होते हैं उन सबको एक दूसरे कनेक्ट करके पढ़िए, तो उससे क्या है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप कवर कर सकते हो। आइए देखते हैं इस मॉक टेस्ट का 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या है, किस शासक के विरुद्ध आक्रमण के पूर्व सिकंदर ने संकल्प लिया था कि जो भी वह रात्रि में आक्रमण नहीं करेगा, ऐसा करना विजय श्री की चोरी होगी। तो आपके सामने ऑप्शन है पोरस, दारादुती, अष्टक। तो इसका सही उत्तर है आपका दारादुती। तो यह संकल्प उसने जो ईरान का शासक था दारादुती के साथ युद्ध के पहले लिया था। किंतु आप कहते हैं कि ये तो उसने संकल्प लिया था, किंतु इस संकल्प जब यहाँ पे आपके सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध होने के आया, तो उसने इस संकल्प को तोड़ दिया। और अब आपसे यहाँ पोरस का नाम आया, जो कि बहुत ही फेमस युद्ध है, बहुत ही प्रसिद्ध है इतिहास में, और इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन आए हैं। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। तो जैसे कि यूनानी के लैंग्वेज में बोलते हैं हाइडेस्पेस, और हम बोलें तो झेलम नदी के तट पर, जिसे कि विस्तता भी बोलते हैं। तो यह युद्ध कहाँ हुआ था, तो झेलम नदी के तट पर। और इस युद्ध के बारे में अगर ऐसा कथन आ जाए कि किस इतिहासकार ने उल्लेख किया है या वर्णन किया है किसके अनुसार कि भारतीय सेना को देखते ही सिकंदर के मुंह से सहसा निकल पड़ा कि अंततः मेरे सम्मुख वह भय उपस्थित है जो मेरे साहस के समकक्ष हैं। तो अब मेरा संघर्ष जो है जंगली जानवर से और असाधारण व्यक्तियों से पड़ा है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो यह कथन जो है कर्टियस का है। तो जो उस समय का तत्कालीन इतिहासकार था कर्टियस, तो उसके अनुसार है कि भारतीय सेना को देखते हुए सिकंदर के मुंह से ऐसा निकला था कि मेरे सम्मुख वह भय उपस्थित जो मेरे साहस और के समकक्ष है, और अब मेरा संघर्ष जो है जंगली जानवर और असाधारण व्यक्तियों से पड़ा है। तो इस तरह से आपके इस क्वेश्चन में आपने देखा कि पहली बात तो जो क्वेश्चन था उसका सही उत्तर है दारादुती। अब बात आती है जो ऑप्शन है पोरस, तो पोरस के साथ सिकंदर का आक्रमण किस नदी के तट पर हुआ था, जैसा कि कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो झेलम नदी के या बिस्तस्ता नदी के कह देंगे, आपको ऑप्शन में दे दिया तो होगा सही। और जो हमने बताया कि अभी
ये आ जाए कि ऐसा कथन किसका है, तो वो आपका कर्टियस का है कि सिकंदर के मुंह से ऐसा निकला। अब यहाँ पे देखेंगे कि पोरस ने क्या है कि पोरस के समक्ष उसने 2 बार जो है अपना, पोरस का एक मित्र था मेरुस के नेतृत्व में, और एक बार अपना आम्बी के द्वारा, तो उसने क्या है कि प्रतिनिधि मंडल भेजकर उससे कहा था कि आत्मसमर्पण कर दो। तो पोरस ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा, मतलब उसने जो है उसको आत्मसमर्पण करने से इनकार करते, कहा हम युद्ध करना ज़्यादा सही समझते हैं। और जब युद्ध हुआ तो युद्ध में कहते हैं ये पोरस के शरीर पे कम से कम 9 घाव लगे थे, और जब उसके सिकंदर के समक्ष पोरस को ले जाया गया तो सिकंदर ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए, कैसा व्यवहार करें। तो उसके मुख से निकला पोरस के कि जैसा एक पराजित शत्रु राजा के साथ किया जाता है, आप उसी तरह से मेरे साथ व्यवहार कीजिए। और कहते इससे खुश होकर सिकंदर ने पोरस को गले लगा लिया। और उसके बाद जबकि सिकंदर जाने लगा तो अब उसको उधर का राज्य जो था पोरस और आम्रभूमि के बीच में उसने जैसा कि डिवाइड किया है, तो उसको आगे क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो यह अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 से पहले कि एक क्वेश्चन और भी आता है कि आपसे ऐसा पूछ लें कि सिकंदर तक्षशिला में 15 भारतीय साधुओं को और जो है बहुत आकृष्ट हुआ था, और उसने क्या कहते हैं जो उसका सेना में था अनिस्टिक्राइटस से उन्होंने कहा कि इन साधुओं को तक्षशिला के दरबार में बुलवाया, परंतु उसमें से एक साधु सिर्फ कल्याण है जिसको उन लोग नाम मिलता है काला नोस के अतिरिक्त जो है कोई भी साधु वहाँ नहीं पहुँचा। तो उसने कल्याण जो था वो काबुल में सिकंदर से मिला और वहीं पे उसने समाधिकरण ले ली। और एक वो जो साधु था उसके विषय में आता है कि उनका नाम था मंडन। तो उन्होंने क्या कहते, फिर उन्होंने सिकंदर ने उसको बुलवाया तो उसने कहा कि सिकंदर मेरा सर काट सकता है लेकिन मेरी आत्मा का नाश नहीं कर सकता, मैं उसके पास कभी नहीं जाऊंगा। तो ऐसा मान लीजिए 4 साधुओं का नाम दे दे, कल्याण दे दे, मंडन दे दे, और ऐसा पूछ ले और भी नाम दे दे कि ऐसा किसने कहा था कि सिकंदर मेरा सर काट सकता है लेकिन मेरी आत्मा का नाश नहीं कर सकता, तो आपका होगा मंडन। ये क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया था, तो इसलिए मैंने इसको आपको ओरली बता दिया। तो अब जैसा कि हमने कहा कि जब जाने लगा था वह सिंध, तो यहाँ पे साम्राज्य को अपने जो कि उसके साथ के थे उनको डिवाइड करके चला गया। और यहाँ पे था कि उसने जो सबसे अंतिम सिकंदर की जो अंतिम विजय थी पाटिल की, उसको वहाँ पे उसने कहा कि जो छत्र पियून था उसको उसके समय में रहा होगा कोई, तो उसको उसने बना दिया। तो इसी तरह से रहा ये क्वेश्चन नंबर 9 से संबंधित। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि यह कथन किसका है कि यदि सिकंदर का आक्रमण न हुआ होता तो बड़े बड़े नगर न बनते। क्वेश्चन क्या है कि सिकंदर का आक्रमण ना हुआ होता तो बड़े बड़े नगर न बनते। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है कि कर्टियस, प्लूटार्क, निरियाकस। तो इसका सही उत्तर है आपका कर्टियस, नहीं, इसका सही उत्तर है आपका प्लूटार्क। तो यह कथन किसका है कि यदि सिकंदर का आक्रमण ना हुआ तो बड़े बड़े नगर ना बनते, तो इसका सही उत्तर है प्लूटार्क। यह कथन उसके अनुसार है। और जैसा कि कहा कि अभी जब वो जाने लगा था तो जो सिंध झेलम तक का राज्य था उसने क्या काम किया, सिंध से झेलम तक के बीच का जो भूभाग आता था उसने आम्भी को दे दिया, जिसको उसने पोरस के पास अपना प्रतिनिधि बना के भेजा था समर्पण करवाने के लिए। और झेलम से आपके ब्यास नदी तक के बीच के जो भूभाग आता था उसका उसने पोरस को राज्य दे दिया था। और इसके बाद जैसा कि वो लगभग 19 महीने रहा और उसके बाद वह अपनी सीमा रेखा ब्यास नदी को खींचा और उसके बाद वह वापस चला गया था। तो यह रहे हमारे भारत पर विदेशी आक्रमण, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि हकमनी शासकों से संबंधित और सिकंदर के आक्रमण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और अब हमारा जो दूसरा मॉक टेस्ट होगा वह होगा हमारा कि सूत्रकाल, जो कि 600 से 300 ईसा पूर्व के बीच का काल होता है, जिसके सूत्रकाल कहते हैं, जिसके अंतर्गत आप गौतम धर्म सूत्र, बौधायन ऐसे हैं, उनसे क्वेश्चन आप देखेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
और जो भी पहले के हमारे वीडियो हैं सभी की प्लेलिस्ट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। और आप लोग जो नहीं देखे हैं तो सभी वीडियो देखिए, और क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।